एक स्कूल है ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल। जिला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी। एक बच्चा है हेमंत कुमार सिंह। धूप तप रही है। स्कूल का परिसर धीरे धीरे बच्चों के दौड़ने की आवाज में लीन हो रहा है। 22 अप्रैल दोपहर के 1:30 बज रहा है। स्कूल के सहायक प्रबंधक राज विजेंद्र सिंह का फोन आता है। हेमंत, स्कूल आओ, बात करनी है। हेमंत बस्ते में किताबें लेकर नहीं, इंजीनियर बनकर अपनी मां को स्कूटर गिफ्ट करने का सपना लेकर स्कूल निकल जाता है। वापस लौटता है एक शव बनकर, मृत और खामोश। किसने मारा? जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जो तीसरा व्यक्ति खड़ा है वही राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि सिंह है, जिस पर हेमंत की हत्या का आरोप है। एफआईआर के मुताबिक 22 अप्रैल को दिन दहाड़े ज्ञानदीप स्कूल में बुलाकर रवि सिंह ने हेमंत को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या में उनके पिता की लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ है। गोली सीधे कनपट्टी पर मारी गई है, जिससे बचने की कोई संभावना ही खत्म हो जाती है। इस हत्या ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सामंतवादी मानसिकता आज भी जीवित है और निर्दोषों को बेरहमी से कुचल रही है। भाजपा के नेता ने मारा। पीड़ित परिवार शोकाकुल और टूट चुका है, लेकिन अब उनका टूटा हुआ विश्वास पुलिस की भूमिका पर भी गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। बताया जा रहा है कि मुख्य अभियुक्त रवि सिंह भाजपा से जुड़ा हुआ है और अपने पिता के साथ सक्रिय राजनीति में है। जब देश में नागरिक ही सुरक्षित नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी क्या रह जाती है? पहलगांव में आतंकवादियों का हमला हुआ, राष्ट्रीय मुद्दा बना और है भी, लेकिन बनारस में हुए जाति आतंकवाद पर कोई चर्चा तक नहीं हुई। हेमंत की हत्या केवल एक छात्र की मौत नहीं बल्कि सामाजिक न्याय पर हमला है। 22 अप्रैल को जिस दिन पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसी दिन बनारस में जातीय नफरत की गोली चली। हेमंत को स्कूल बुलाकर गोली मारी गई। आज बनारस की गलियों में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में सत्ता से जुड़े लोगों को कानून का भय नहीं रह गया है? क्या अब कानून भी आरोपी का चेहरा देखकर अपनी धाराएं तय करता है? और क्या एक गरीब, मेहनती, पिछड़े वर्ग के छात्र के लिए न्याय केवल किताबों में लिखा शब्द बनकर रह गया है? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। ये कहानी सिर्फ एक छात्र की नहीं है, ये उस पूरे तंत्र की कहानी है जहां जाति, सत्ता और रसूख की चट्टान पर मासूम सपनों को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। बनारस के खुशहाल नगर चांदमारी स्थित ज्ञानदीप इंग्लिश स्कूल का 12वीं कक्षा का छात्र हेमंत इंजीनियर बनना चाहता था। पिता कैलाश चंद्र वर्मा वाराणसी जिला न्यायालय में वकालत करते हैं। एक साधारण पिता जीवन जीने वाले इस पिता की आंखों में असाधारण सपने थे। बेटा पढ़ने में अच्छा है, एक दिन नाम रोशन करेगा। लेकिन किसे खबर थी कि एक दिन उसी पिता को अपने बेटे की लाश को कांपते कंधों पर उठाना पड़ जाएगा। 22 अप्रैल दोपहर 1:30 स्कूल के सहायक प्रबंधक राज विजेंद्र सिंह के फोन पर हेमंत दौड़ा दौड़ा स्कूल गया और कभी वापस नहीं लौट सका। सूत्रों के अनुसार स्कूल की एक छात्रा के साथ हेमंत के कथित प्रेम संबंध को लेकर स्कूल मैनेजमेंट नाराज था। उसका गुनाह था कि वो प्रेम में था। इस नफरती समाज में प्रेम अपनी जगह तलाश करता करता मिट्टी में इसी तरह मिल जाता है। इस मामले में न कोई शिकायत हुई कि हेमंत के किस तरह के संबंध उस लड़की से थे, ना कोई इसका प्रत्यक्ष आरोप था। फिर भी प्रिंसिपल अभय राय, सहायक प्रबंधक राज विजेंद्र सिंह और उनके पिता यानी बीजेपी नेता राम बहादुर सिंह ने हेमंत को सबक सिखाने के लिए स्कूल बुलाया। स्कूल जहां सपनों को आकार मिलना चाहिए था, उसकी दीवारों के पीछे एक मासूम की हत्या की कहानी लिख दी गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि पहले तो हेमंत का आत्मसम्मान जूतों तले रौंदा गया, उसे अपमानित किया गया, उसे मानसिक प्रताड़ना दी गई। अंततः स्कूल प्रबंधक के बेटे राज विजेंद्र सिंह उर्फ रवि ने उसे गोली मार दी। लाश स्कूल डायरेक्टर के घर के पार्किंग एरिया में बने एक छोटे से कमरे में बरामद की गई। जब उसकी हत्या की गई उस वक्त हेमंत के दो दोस्त शशांक और किशन वहीं मौजूद थे। दोनों की मदद से खून से लथपथ हालत में हेमंत को अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों ने उसे बिना देर किए मृत घोषित कर दिया। बताया गया कि गोली उसकी कनपट्टी पर लगी थी, सीधी, निर्मम और आर पार। पिता वकील थे, तो देखते देखते शिवपुर थाने पर वकीलों की भीड़ उमड़ पड़ी। माहौल गर्मा गया, पुलिस पर दबाव बढ़ा और रात करीब 9 बजे एफआईआर दर्ज हो सकी। हेमंत की नृशंस हत्या की एफआईआर में दर्ज तथ्य और पीड़ित परिवार की तहरीर के बीच एक गहरी खाई बना दी गई है। कैलाश चंद्र वर्मा ने शिवपुर थाने में तीनों आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है, लेकिन पुलिस ने तहरीर में फेरबदल कर दिया है। सत्ता और रसूख के सामने झुककर पुलिस ने एक संशोधित तहरीर दर्ज की, जिसमें सच्चाई का गला
सामंतवाद की रस्सी से दबा दिया गया। कैलाश वर्मा कहते हैं, जिसने मेरा बेटा छीना वो खुलेआम घूम रहा है, क्या मेरे बेटे की जान इतनी सस्ती थी? कैलाश वर्मा ने अपने बेटे की हत्या के 3 आरोपियों के नाम राजविजेंद्र सिंह, अनुपम राय और राम बहादुर सिंह स्पष्ट रूप से तहरीर में लिखे थे। उन्होंने बताया था कि इन तीनों ने मिलकर हेमंत की हत्या की और उसकी साजिश रची, गोली मारी, किंतु पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में इन नामों का उल्लेख तक नहीं किया गया है। इतना ही नहीं, गोली मारने वाले का नाम भी गायब कर दिया गया, जिससे पूरा मामला संदिग्ध हो गया है। कैलाश कहते हैं, मैं स्वयं अधिवक्ता हूं। हेमंत की हत्या एक पूर्व नियोजित साजिश थी। उसे बुलाकर मानसिक प्रताड़ना दी गई, अपमानित किया गया और अंततः गोली मार दी गई। लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें न आरोपियों का स्पष्ट उल्लेख है, न ही गोली चलाने वाले का नाम। शायद स्कूल प्रबंधन को यह मंजूर नहीं था कि एक नीची जाति का लड़का ऊंची जाति की छात्रा से संवाद करे। न कोई शिकायत, न कोई प्रमाण, केवल जातीय घृणा के आधार पर हेमंत को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और फिर गोली मार दी गई। ये एक पिता का कहना है। पिता कैलाश चंद्र वर्मा रुंधे हुए गले से कहते हैं, मेरे बेटे की परीक्षा खत्म हो चुकी थी, बस रिजल्ट आना बाकी था। फिर भी प्रिंसिपल के बुलावे पर वो गया। स्कूल में उसे गालियां दी गई, मारा गया। राम बहादुर सिंह ने अपने बेटे से कहा, गोली मार दे इसको, और अगले ही पल राजविजेंद्र सिंह ने पिस्टल निकालकर मेरे बेटे के दाहिने कान पर गोली चला दी। हम उसे भागते हुए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर ले गए, पर रास्ते में ही उसकी सांसें टूट चुकी थीं। हेमंत का स्कूल का बस्ता वहीं का वहीं पड़ा है, एक मूक गवाह की तरह। अब हर दिन हम इसी सवाल के साथ जागते हैं, क्या हमारा बेटा इंसाफ पाएगा? मरुई गांव में कैलाश के घर अब सन्नाटा पसरा हुआ है। जहां कभी हेमंत की हंसी गूंजती थी, वहां अब केवल सिसकियां सुनाई देती हैं। मां आशा पटेल बिलखती रहती है, चुपचाप, अवाक। सफेद कुर्ता पहने कमरे में एक कोना है, उसमें मुस्कुराते हेमंत की तस्वीर है। उसको घंटों निहारती रहती है। तस्वीर के पास एक दीपक जल रहा है। दीपक की लौ कांपती है, जैसे कोई अनसुनी सिसकी हवा में तैर रही हो। वो बस एक ही बात दोहराती है, हेमंत को इंसाफ मिलना चाहिए, नहीं तो इस देश में और भी माओं की कोख लहू लुहान होती रहेगी। मेरा बेटा अब कभी स्कूल नहीं जाएगा। अगर पढ़ाई का यही अंजाम होता है तो मैं अपने बाकी बच्चों को स्कूल नहीं भेजूंगी, लेकिन हेमंत को इंसाफ दिलवा कर रहूंगी। छोटी बहन अब स्कूल जाने से डरती है, कहती है स्कूल अब डराने लगा है। भाई दुर्गेश रात में बड़बड़ाता है, भैया कब आएंगे। बड़े भाई हेमंत का फोन चेक करता है, लेकिन कोई नोटिफिकेशन अब नहीं आता। पिछड़ी जाति के छात्र हेमंत की हत्या के मामले में जातिगत भेदभाव की परतें एक एक कर उघड़ रही हैं। एक ओर रसूखदार पिता और पुत्र हैं जिन्होंने हत्या की, दूसरी ओर एक पिछड़ी जाति का होनहार छात्र जिसके पास न सत्ता थी न संरक्षण। जिस विद्यालय में एक छात्र ने अपने भविष्य का सपना बुना था, उसी विद्यालय की दीवारों ने उसकी हत्या के षड्यंत्र को भी चुपचाप सह लिया। मरुई गांव की गलियों में लोग धीमी आवाज में कहते सुने जा सकते हैं, हेमंत अच्छा लड़का था, पढ़ने में तेज था, किसी का बुरा नहीं चाहता था, लेकिन जाति, अहंकार और सत्ता के त्रिकोण ने उसे कुचल डाला। अब हेमंत बनारस की मिट्टी से उठता हुआ एक सवाल बनकर हमारे सामने खड़ा है। क्या एक पिछड़ी जाति के बच्चे को सपने देखने का हक नहीं है? क्या स्कूलों की दीवारें सबके लिए बराबर नहीं होती? क्या न्याय सिर्फ रसूखदार के लिए है? और जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलता, तब तक मरुई गांव में हर दिन एक नई मौत होती रहेगी, कभी सपनों की, कभी भरोसे की, तो कभी इंसाफ की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक छात्र की दिन दहाड़े हत्या के बाद सियासत का गरमाया जाना लाजमी था। समाज के वंचित तबकों की राजनीति करने वाले नेता अब इसे केवल हत्या नहीं बल्कि जातीय आतंकवाद का संगठित रूप मान रहे हैं। इस हत्या के विरोध में सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आर.एस. पटेल ने कुर्मी समाज की एक महाजुटान बुलाई और कहा, यदि प्रशासन ने न्याय नहीं दिया तो सरदार सेना सड़क पर उतरकर निर्णायक लड़ाई लड़ेगी। इस बार हम पीछे नहीं हटेंगे। ये मात्र एक हत्या नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये सामाजिक न्याय की हत्या है और ये हर उस सपने की हत्या है जिसे एक गरीब बच्चा आंखों में लेकर स्कूल जाता है। बड़ा सवाल ये है, क्या अब सत्ता और जाति की बंदूकें बच्चों पर चलाई जाएंगी? क्या हेमंत को न्याय मिलेगा या वो भी एक नाम बनकर किसी पुराने अखबार की कतरन में दफन हो जाएगा? लेकिन इस मामले में जो एफआईआर दर्ज की गई है वो सवालों के घेरे में है। पीड़ित परिवार का आरोप है, पुलिस ने मामला दर्ज करते समय कई महत्वपूर्ण बिंदुओं की अनदेखी की है। रवि सिंह भाजपा से जुड़ा हुआ है और अपने पिता के साथ सक्रिय राजनीति में था। हेमंत की हत्या के बाद वो हिरासत में है, जबकि उसके पिता वरिष्ठ भाजपा नेता राम बहादुर सिंह फरार बताए जा रहे हैं। हेमंत के परिवारजन को आशंका है कि पुलिस जानबूझकर आरोपितों को बचाने की साजिश कर रही है। बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष दिलीप पटेल ने हाल ही में एक बयान में इस बात पर भी जोर दिया है
कि अपराधियों की न कोई जाति होती है न कोई धर्म। आई रिपीट, बीजेपी के क्षेत्रीय अध्यक्ष ने कहा, अपराधियों की न कोई जाति होती है न कोई धर्म, अपराध केवल अपराध है। जबकि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले में भाजपा द्वारा एक समुदाय को आतंकी कहा गया। अब कौन सी बात मानी जाए। खैर, हेमंत की मां के आंसू पहुंचते हुए डॉक्टर पल्लवी पटेल पहुंची और बोली, यह केवल हत्या नहीं, जातीय आतंकवाद है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, जब देश में नागरिक ही सुरक्षित नहीं है तो सरकार की जिम्मेदारी क्या रह जाती है। पहलगांव में आतंकवादियों का हमला राष्ट्रीय मुद्दा बनता है, लेकिन बनारस में हुए जातीय आतंकवाद पर कोई चर्चा तक नहीं। हेमंत की हत्या केवल एक छात्र की मौत नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय पर हमला है। सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रमाशंकर सिंह पटेल ने भी कहा, यह घटना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में हुई है। सामंतवादियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वे स्कूल के छात्र को दिन दहाड़े गोली मार रहे हैं। सभी आरोपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जाति से हैं, इसलिए पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। हमारे समाज के बच्चे को स्कूल में बुलाकर मारा गया, ये कोई सामान्य मामला नहीं है। अगर जाति विशेष के आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई तो पूरे प्रदेश में आंदोलन होगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं एक राजेश पटेल जी। उनके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचन क्षेत्र में बनारस में लगभग 18 लाख मतदाता हैं। इनमें अकेले 4 लाख से अधिक कुर्मी वोटर हैं। पूरे बनारस जिले में कुल 22 लाख मतदाता हैं, जिनमें से 6 लाख से अधिक कुर्मी समुदाय से आते हैं। ऐसे में इस घटना का प्रभाव आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। राजेश पटेल ने स्पष्ट आरोप लगाते हुए कहा कि आज का बनारस वो सुबह बनारस वाला शहर नहीं रहा, बल्कि मोदी की काशी बन चुका है, जहां सत्ता संरक्षित अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। ये अब वो काशी नहीं रही जहां गंगा के लिए अपना जीवन अर्पित करने वाले उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बिना किसी भेदभाव के पूजे जाते थे। अब यहाँ कबीर को भी उनकी जाति और धर्म के चश्मे से देखा जाने लगा है। संत रैदास ने जिस कटौती में गंगा को समाहित किया था, आज शायद उसी में डूब जाने का मन कर रहा होगा। वो आगे कहते हैं, बनारस अब सत्ता संरक्षित अपराधियों का गढ़ बन चुका है। बीएचयू परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी भी भाजपा से जुड़े पदाधिकारी थे और उन्हें बचाने के लिए सत्ता तंत्र ने हर संभव प्रयास किए। तीनों आरोपित हिंदू थे, भाजपा के पदाधिकारी थे और उनकी गिरफ्तारी भी देरी से की गई। अब वही साजिश हेमंत पटेल हत्याकांड में भी दिखाई दे रही। इस हत्या ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सामंतवादी मानसिकता आज भी जीवित है और निर्दोषों को बेरहमी से कुचल रही है। राजेश पटेल का सवाल वाजिब लगता है, क्या योगी सरकार इस अपराधी के खिलाफ भी वही सख्ती दिखाएगी जो यादव, मुसलमान या अन्य पिछड़ी और दलित जातियों के अपराधियों के खिलाफ दिखाई जाती है? इस घटना से जुड़ी अन्य घटनाओं को देखते हुए यही चिंता और बढ़ जाती है कि क्या सत्ता से जुड़े नेताओं के प्रभाव ने आरोपियों का मनोबल इतना बढ़ा दिया है कि वे कानून को चुनौती देने से भी नहीं डरते? कमेंट करके बताइए। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।